आज का हमारा यह सत्र मतलब ज्ञान से भरपूर होने वाला है। जी बिल्कुल। आज हम खान सर पटना के टारगेट बैच से जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के विस्तृत नोट्स का बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इन वैज्ञानिक तथ्यों की गहराई में उतरकर उन्हें समझना है। हाँ, और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम एक सूक्ष्म कोशिका के सबसे छोटे हिस्से से लेकर मानव शरीर के पूरे जटिल तंत्र को बिल्कुल सरल भाषा में समझने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। हमारा लक्ष्य ये है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे और रटने के बजाय वैज्ञानिक कारण समझ में आए। तो चलिए इसी विचार के साथ अपने अध्ययन की पहली स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, अगर आप ध्यान दें तो इस स्लाइड पर 3D डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल लगातार अपनी धुरी पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही आकर्षक विजुअल है। बिल्कुल। इसके साथ ही मुख्य शीर्षक में जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और बैच, टारगेट बैच बाय खान सर पटना साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ से एक बहुत ही वैचारिक प्रश्न खड़ा होता है, जिसे हम विद्यार्थियों के लिए एक एग्जाम अलर्ट भी कह सकते हैं। जंतु विज्ञान के टारगेट बैच की शुरुआत में ही किसी जानवर या मानव शरीर के बजाय इस 3D डीएनए संरचना को ही क्यों दर्शाया गया है? देखिए, अगर हम जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझें तो डीएनए हर सजीव का बुनियादी ब्लूप्रिंट है। चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या विशालकाय हाथी, जीवन की सारी जानकारी इसी में छिपी है। शायद इसीलिए इसे सबसे पहले रखा गया है। एकदम सही। डीएनए ही वो आधारभूत संरचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन के सारे रहस्य ले जाती है। जंतु विज्ञान का पूरा अध्ययन इसी आनुवांशिक जानकारी के इर्द गिर्द घूमता है। यह जीवन की एबीसीडी है। हाँ, अब जीवन की इस एबीसीडी से विज्ञान के इतिहास की तरफ, यानी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 3D बुलेट पॉइंट्स उभर कर सामने आ रहे हैं जो विज्ञान के जनकों का परिचय दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है और इसके जनक अरस्तु हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान जिसके जनक भी अरस्तु ही हैं, और वनस्पति विज्ञान जिसके जनक थियोफ्रेस्टस है। जी। इसके बाद कोशिका का जिक्र है जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। खोज के इतिहास में दो अहम नाम हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी और उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोजी जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और केंद्रक की खोज भी तो हुई थी। हाँ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की। बाद में स्लाइडन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया कि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है और ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो सवाल उलझाता है वो यहाँ से बनता है, जो हमारा अगला एग्जाम अलर्ट है। यदि रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव या मृत कोशिका खोजी थी, तो जीवित कोशिका खोजने वाले ल्यूवेनहॉक के बजाय हुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी का दर्जा क्यों दिया जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक बिंदु है। वैज्ञानिक इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि जो नींव रखता है श्रेय उसी को जाता है। जी हाँ, रॉबर्ट हुक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी जालीदार संरचना देखी और सबसे पहले कोशिका या सेल शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसी कोई संरचना अस्तित्व में है। विज्ञान में किसी नई चीज की पहली बार पहचान करने वाले को ही जनक माना जाता है, फिर चाहे बाद के वैज्ञानिकों ने उसमें कितना भी सुधार क्यों ना किया हो। सही कहा। कोशिका के इसी परिचय को और विस्तार देते हुए चलिए अगली स्लाइड का रुख करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट वाला हिस्सा एक 3D बॉक्स के अंदर अलग से चमक रहा है। ये बॉक्स वाले तथ्य परीक्षा के लिए बहुत अहम होते हैं। हाँ, यहाँ मृत कोशिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में नेफ्रोसिस कहा गया है। संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन की है, या फिर शुक्राणु की। और वो दो विशेष नोट भी हैं। जी, नोट एक बहुत अहम है। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता। क्षतिग्रस्त होने पर ये ठीक नहीं होती, इसीलिए सिर में गंभीर चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। नोट 2 बताता है कि सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में होता है, जो खुद को स्वतः ठीक कर लेता है। जीव द्रव्य के बारे में भी जानकारी है। बिल्कुल। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जिसे जीवन का आधार कहते हैं।
हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। इसमें 80% जल होता है। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिलकर बनता है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका को सूखने से बचाना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ एक वैज्ञानिक संबंध को समझना बहुत जरूरी है। हमारा एग्जाम अलर्ट ये है कि मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका में विभाजन न होने और सिर की चोट के तुरंत जानलेवा होने के बीच का जैविक तंत्र कैसे काम करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारा शरीर जिस रिपेयर मैकेनिज्म का उपयोग करता है वह दिमाग में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। मानव शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो वहां की आसपास की कोशिकाएं विभाजित होकर यानी 1 से 2 बनकर उस घाव को भर देती हैं। एक तरह से शरीर अपनी फोटोकॉपी निकालकर डैमेज कंट्रोल करता है। हाँ, लेकिन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में विभाजन की क्षमता नहीं होती। एकदम सही। एक बार वे नष्ट हो गए तो उनकी जगह नई कोशिकाएं नहीं बन पाती। इसीलिए सिर की चोट सीधे जीवन के लिए खतरा बन जाती है, जबकि लिवर अपनी कोशिकाओं को बहुत तेजी से विभाजित करके अपना कोई भी कटा हुआ हिस्सा वापस बना सकता है। अब कोशिका के बाहरी आवरण को समझने के लिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, देखिए इस स्लाइड पर हरे रंग की एक 3D हेक्सागोनल यानी षटकोणीय पादप कोशिका बनी हुई है, जो इसकी मजबूत दीवार को दर्शा रही है। ये दीवार ही इसे पौधों का आकार देती है। जी, यहाँ बताया गया है कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और ये केवल पादपों में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा देना है। यहाँ एक अपवाद भी है कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया को एक पादप माना गया है, जिसकी भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। और कवक की भित्ति? कवक की भित्ति काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में होती है। इसके अंदर कोशिका के सभी अवयव रहते हैं। ये प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है और अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। यहाँ से एक बहुत ही ट्रिकी प्रश्न उभरता है, जो हमारा अगला एग्जाम अलर्ट है। आधुनिक विज्ञान में हम जानते हैं कि जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं। फिर ऐतिहासिक वर्गीकरण में जीवाणुओं को पादप क्यों माना गया है और उनकी कोशिका भित्ति सामान्य पेड़ पौधों से कैसे अलग है? ये वर्गीकरण सचमुच थोड़ा पुराना लगता है, क्योंकि जीवाणु तो पौधों की तरह दिखते भी नहीं है। दरअसल जीव विज्ञान के शुरुआती वर्गीकरण में नियम बहुत सरल थे। जिन जीवों के पास कोशिका भित्ति होती थी उन्हें पादप जगत में रख दिया जाता था। चूंकि जीवाणुओं में भी ये बाहरी दीवार होती थी, इसलिए उन्हें पादप माना गया। लेकिन रासायनिक संरचना अलग है। ये हाँ, सामान्य पौधों की भित्ति सेल्यूलोज से बनती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जबकि जीवाणुओं की भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन नामक एक जटिल जाल से बनती है, जो शुगर और अमीनो एसिड का मिश्रण है। बहुत ही स्पष्ट व्याख्या। अब कोशिका के बाहरी आवरण से उसके अंदरूनी ऊर्जा संयंत्र की ओर, यानी अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक 3D कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें अंदर की मुड़ी हुई दीवारें और मैट्रिक्स साफ समझ आ रहे हैं। ये कोशिका का पावर हाउस है। बिल्कुल। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की थी। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है और क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं। ऊर्जा मिलने के कारण ही इसे कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या बताया है? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक सहायता या कंकाल प्रदान करता है। ER 2 प्रकार के हैं। एक है स्मूथ ER जो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और दूसरा है रफ ER जिस पर राइबोसोम चिपका होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। परीक्षा में अक्सर कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। हमारा एग्जाम अलर्ट ये है कि रफ ER की ये खुरदुरी संरचना किस प्रकार इसे प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में सीधे तौर पर मदद करती है। इसे एक फैक्ट्री की तरह देखा जा सकता है, जहां खुरदरापन असल में काम करने वाली मशीनों की वजह से है। एकदम सटीक उदाहरण। वो खुरदुरापन असल में उसकी सतह पर चिपके हुए छोटे छोटे राइबोसोम के कारण होता है। राइबोसोम ही वो मशीनें हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। रफ ER इन मशीनों को एक विस्तृत सतह और एक नेटवर्क प्रदान करता है, जिससे प्रोटीन तेजी से बनता है और सेल के विभिन्न हिस्सों में आसानी से भेजा जा सकता है। इसी प्रोटीन निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली स्लाइड को डिकोड करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम के 3D मॉडल एक के ऊपर एक परतों की तरह सजे हुए दिख रहे हैं। यह परिवहन का हिस्सा है। जी, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसे 2 प्रकारों में बांटा गया है।
70S जो हल्का होता है और प्रोकैरियोटिक जीवों में मिलता है, तथा 80S जो भारी होता है और यूकैरियोटिक में मिलता है। यहाँ S का अर्थ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। और गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की और इसका काम यातायात पुलिस की तरह पदार्थों का परिवहन करना है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की और यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। जैसा हमने पहले चर्चा की, यह मस्तिष्क में नहीं होता, इसलिए वहां विभाजन नहीं होता। और पादपों में? यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादपों में विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पादप और जंतु कोशिकाओं की तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम अलर्ट के रूप में सवाल ये है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया का सबसे बुनियादी अंतर क्या है? चूंकि दोनों की बाहरी बनावट अलग है, इसलिए उनका टूटने या विभाजित होने का तरीका भी अलग होना चाहिए। जी हाँ, इसे ऐसे समझे कि जंतु कोशिकाओं के बाहर सिर्फ एक लचीली झिल्ली होती है, इसलिए सेंट्रोसोम कोशिका को बाहर से अंदर की ओर सिकोड़कर 2 हिस्सों में बांट देता है। एक तरह का पिंचिंग इफेक्ट। बिल्कुल। लेकिन पादप कोशिकाओं के बाहर सेल्यूलोज की एक बेहद कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसे सिकोड़ना संभव नहीं है। इसलिए पादप कोशिकाएं बीच में एक नई दीवार या सेल प्लेट बनाना शुरू करती हैं, जो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती है और एक कमरे को 2 हिस्सों में बांट देती है। चलिए, निर्माण के बाद अब विनाश या सफाई प्रणाली वाली अगली स्लाइड पर ध्यान देते हैं। विद्यार्थियों, इस 3D विजुअल में लाइसोसोम के चित्र के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मिश्रण एक बम की तरह सुरक्षित रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की। इसका कार्य कोशिका के अंदर पाचन करना, यानी एक तरह से सफाई करना है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका का कोई अंग काम न करने पर यह उसे नष्ट कर देता है। पूरी कोशिका के खराब होने पर यह फट जाता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं। यहाँ आरबीसी वाला नोट बहुत खास है। जी, नोट दिया है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, अतः आरबीसी अपनी उम्र पूरी करने के बाद प्लीहा या तिल्ली में जाती हैं, जिसे आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ये एक बहुत ही शानदार जैविक डिजाइन है। विद्यार्थियों को इस एग्जाम अलर्ट पर विचार करना चाहिए। रक्त कोशिकाओं में लाइसोसोम का न होना प्रकृति का एक अहम डिजाइन क्यों है और इसकी अनुपस्थिति में प्लीहा का क्या महत्व है? अगर इसे तार्किक रूप से सोचें तो लाइसोसोम एक बम है। अगर बम खून के साथ पूरे शरीर में घूमेगा तो खतरा तो होगा ही। बिल्कुल। आरबीसी का काम पूरे शरीर की रक्त नलिकाओं में तेजी से घूमना है। अगर उनमें लाइसोसोम होता और वो किसी कारणवश रक्त नलिका के अंदर फट जाता तो उसके शक्तिशाली एंजाइम पूरे ब्लड सिस्टम और नसों को ही अंदर से पचा डालते। प्रकृति ने सुरक्षा के लिए आरबीसी से इस बम को हटा दिया। हाँ, लेकिन अब मरी हुई आरबीसी को नष्ट करने की समस्या थी, इसलिए शरीर ने प्लीहा के रूप में एक अलग फिल्टर और कब्रगाह बनाई, जो पुरानी आरबीसी को मुख्य रक्त प्रवाह से सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर नष्ट करती है। अब कोशिका के रंग और आनुवांशिक गुणों वाली अगली स्लाइड की ओर कदम बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ 3D टेक्स्ट के जरिए क्रोमोप्लास्ट के रंगों और न्यूक्लिक एसिड के 2 हिस्सों को अलग अलग उभरते हुए दिखाया गया है। रंग प्रदान करने का कार्य लवक करते हैं। जी, लवक या प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट का काम रंग प्रदान करना है, जैसे टमाटर या लाल मिर्च का रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इसके बाद केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड की बात की गई है, जो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मुख्य स्थान तो केंद्रक है। हाँ, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसका पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया था और इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। परीक्षा में डीएनए के स्थानों को लेकर अक्सर फंसाने वाले प्रश्न आते हैं। हमारा एग्जाम अलर्ट है कि क्या कोशिका के मुख्य केंद्रक के अलावा भी डीएनए कोशिका के किसी अन्य हिस्से में पाया जा सकता है, और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक सिद्धांत है? नोट्स के अनुसार यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मुख्य ऑफिस के अलावा भी किसी के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हों। सही कहा। वैज्ञानिक भाषा में इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अरबों साल पहले स्वतंत्र रूप से घूमने वाले छोटे जीवाणु रहे होंगे, जिनका अपना डीएनए था, और बाद में वे बड़ी कोशिकाओं के अंदर रहने लगे। बिल्कुल। इसी वजह से आज भी उनके पास अपना अलग डीएनए मौजूद है।
इसी आनुवंशिक संरचना को गहराई से देखने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, यहाँ 3D डीएनए की संरचना एक सीढ़ी की तरह घूम रही है, जिसमें दो धागों को जोड़ने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यह संरचना वॉटसन एवं क्रिक की देन है। जी, डीएनए की इस डबल स्टैंडर्ड संरचना की खोज वॉटसन एवं क्रिक ने की थी। इन धागों को जोड़ने वाले बंध की बात करें तो एडेनिन तथा थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहीं गुआनिन तथा साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है। हाँ, ट्रिक है A=T और G=C। इसके साथ ही आरएनए का भी पूरा नाम दिया है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक चुनौती रहती है। परीक्षा के दबाव में अक्सर ये भूलने की संभावना रहती है कि किसके बीच डबल बॉन्ड है और किसके बीच ट्रिपल। एग्जाम अलर्ट के रूप में इसे याद रखने का सबसे सटीक तरीका क्या होना चाहिए? स्लाइड में दी गई ट्रिक A=T और G=C इसे एक गणितीय समीकरण की तरह आसान बना देती है। बिल्कुल, A और T के बीच बराबर का निशान यानी 2 लकीरें जो कि डबल बॉन्ड है, G और C के बीच 3 लकीरें यानी ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इसे एक सीढ़ी माने तो ये बॉन्ड्स उस सीढ़ी के डंडे हैं जो दोनों धागों को मजबूती से थामे रखते हैं। बस इस छोटे से दृश्य को दिमाग में रखें, गलती नहीं होगी। अब हम कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया यानी अगली स्लाइड का विश्लेषण करते हैं। इस स्लाइड में 3D एनिमेशन के रूप में एक छिपकली की पूंछ कटने के बाद कोशिका विभाजन के जरिए दोबारा उगती हुई दिखाई गई है। यह पुनर्निर्माण का बेहतरीन उदाहरण है। जी, जब एक मदर कोशिका टूटकर नई डॉटर कोशिकाएं बनाती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। जंतुओं में ये कार्य सेंट्रोसोम द्वारा और पादपों में सेल प्लेट द्वारा होता है। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला असूत्री, जो प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। दूसरा समसूत्री, जो शरीर के अंगों के पुनर्निर्माण में होता है, जैसे घाव भरना। और तीसरा अर्धसूत्री, जो जनन कोशिका में होता है। यहाँ से शरीर की मरम्मत प्रणाली को लेकर एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल बनता है। छिपकली की पूंछ दोबारा आने या हमारे शरीर के किसी गहरे घाव के भरने के पीछे कौन सा विशिष्ट कोशिका विभाजन काम करता है और क्यों? जैसा कि अभी हमने देखा, शरीर के अंगों के पुनर्निर्माण में समसूत्री विभाजन ही काम आता है। एकदम सही। समसूत्री का अर्थ है समान सूत्र। इस विभाजन की खासियत यह है कि इसमें नई बनने वाली कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की एकदम हूबहू नकल होती हैं, यानी एक तरह का क्लोन। हाँ, तभी तो जब किसी का हाथ कटता है और घाव भरता है तो वहां की त्वचा बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी पहले थी। अगर वहां कोई और विभाजन होता तो त्वचा का रंग या प्रकार ही बदल जाता। लेकिन जब इस आनुवांशिक विभाजन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो क्या होता है? आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ लाल रंग के 3D बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से क्रोमोसोम की अनियमितताओं को हाईलाइट किया गया है। इसे सिंड्रोम कहते हैं। बिल्कुल, सिंड्रोम का अर्थ है क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता। पहला है टर्नर सिंड्रोम। इसमें 45 क्रोमोसोम रह जाते हैं। ये केवल स्त्रियों में होता है और अविकसित शरीर व बांझपन का कारण बनता है। दूसरा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये पुरुषों में नपुंसकता लाता है। और डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं। शरीर बेडौल, जीभ या होंठ मोटा और व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। चौथा है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें मंद बुद्धि के साथ साथ ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है। एक नोट ये भी है कि वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। प्रतियोगी परीक्षाओं में लक्षणों के आधार पर भेद करना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को इस एग्जाम अलर्ट पर ध्यान देना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम इनमें क्या मुख्य अंतर देखते हैं? इन दोनों के लक्षणों में कुछ स्पष्ट शारीरिक भिन्नताएं नजर आती हैं। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम में पूरे शारीरिक ढांचे पर असर पड़ता है। चेहरा चपटा होता है और मंगोलाइड आंखें होती हैं, जबकि पटाऊ सिंड्रोम की सबसे स्पष्ट और प्रमुख शारीरिक पहचान कटा हुआ ऊपरी होंठ और तालू में दरार का होना है। ये बारीकियां ही परीक्षा में सही उत्तर तक पहुंचाती हैं। कोशिका विज्ञान से निकलकर अब हम शरीर के तंत्रों की ओर यानी अगली स्लाइड पर चलते हैं। विद्यार्थियों, देखिए यहाँ त्वचा के अंदर मौजूद मांसपेशियों की 3D परतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो पेशीय तंत्र को समझाती हैं। शरीर में इनकी संख्या बहुत अधिक है। हाँ, इनकी कुल संख्या 639 है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी
सार्टोरियस जांग में है और सबसे छोटी स्टेपीडियस कान में है। इनमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। और इनके प्रकार भी दिए हैं। जी, ये 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक, जो हमारी इच्छानुसार कार्य करती हैं, अनैच्छिक, जो स्वतः काम करती हैं, और हृदयक, जो केवल हृदय में पाई जाती हैं। रिमार्क में बताया गया है कि सेलोफ्लेक्सर पेशी सिकुड़ती है जबकि एक्सटेंसर पेशी फैलाती है। खेल और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से हमारा अगला एग्जाम अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक व्यायाम या दौड़ने के बाद मांसपेशियों में जो भारी थकान या दर्द होता है वो किस विशिष्ट रसायन के जमा होने के कारण होता है और यह रसायन बनता कैसे है? हम सभी जानते हैं कि भारी काम के बाद शरीर दर्द करता है और नोट्स के अनुसार इसका कारण लैक्टिक एसिड है। बिल्कुल। इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया में अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब हम अचानक बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। तो फिर वो ऊर्जा कैसे बनाती है? ऐसे में वे बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ने लगती हैं। इस अधूरी प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। जब ये एसिड मांसपेशियों के रेशों के बीच जमा हो जाता है तो हमें भारीपन और दर्द का एहसास होता है। शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों के बाद अब उसे ढांचा देने वाले तंत्र यानी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अस्थि और उपास्थि की आंतरिक संरचना का एक 3D तुलनात्मक चित्र दिखाया गया है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य आंतरिक अंगों की रक्षा करना और चलने फिरने में सहायता करना है। ये अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनता है। बिल्कुल। उपास्थि यानी कार्टिलेज मुलायम होती है। इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। ये नाक, कान और हड्डियों के शीर्ष पर पाई जाती है और इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है। वहीं अस्थि बेहद कठोर होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। और इसमें ओसीन प्रोटीन होता है। हाँ, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा या बोन मैरो होती है। फैक्ट ये है कि 30 वर्ष की अवस्था में मनुष्य की हड्डियों का घनत्व सबसे अधिक होता है। यहाँ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का एक सुंदर संगम है। एग्जाम अलर्ट का कंसेप्चुअल सवाल ये है कि रासायनिक संरचना के आधार पर उपास्थि अस्थि की तुलना में इतनी मुलायम या लचीली क्यों होती है? इसका जवाब उन खनिजों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में छिपा है। एकदम सटीक। दोनों में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद है जो उन्हें एक बुनियादी ढांचा देता है, लेकिन अस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट घर बनाने वाले सीमेंट की तरह काम करता है जो हड्डी को एकदम ठोस बना देता है। और कार्टिलेज में ये सीमेंट नहीं होता। जी, कार्टिलेज में इस कार्बोनेट रूपी सीमेंट की अनुपस्थिति ही उसे लचीला और मुलायम बनाए रखती है। शरीर के इस ढांचे को समझने के बाद अब अगली स्लाइड पर मानव कंकाल के संख्यात्मक विभाजन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान दें, स्क्रीन पर कंकाल का विभाजन समझाने के लिए एक 3D फ्लोचार्ट उभर रहा है। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। बाल्यावस्था में ये जुड़ने लगती हैं। बाल्यावस्था में हड्डियां जुड़कर 208 रह जाती हैं और वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। इन 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उपांगी या एपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं जिनका कार्य शरीर को गति देना है। दूसरा अक्षीय या एक्सियल, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं जिनका कार्य नाजुक अंगों की सुरक्षा करना है। परीक्षा में विद्यार्थियों को इस वर्गीकरण में अक्सर कंफ्यूजन होता है। एग्जाम अलर्ट ये है कि मानव कंकाल में इन 126 उपांगी हड्डियों और 80 अक्षीय हड्डियों को उनके कार्य के आधार पर कैसे अलग किया जा सकता है। इस वर्गीकरण का आधार गतिशीलता और सुरक्षा के बीच बटा हुआ नजर आता है। हाँ, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका शब्दों के अर्थ में छिपा है। अक्षीय का अर्थ है जो शरीर के मध्य अक्ष पर स्थित है, जैसे खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां। इनका एकमात्र काम आपके नाजुक अंगों को एक बक्से की तरह सुरक्षित रखना है। और उपांगी हड्डियां? उपांगी आपके शरीर से निकले हुए हिस्से हैं, यानी आपके हाथ और पैर। इनका सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम आपको दौड़ाना, चलाना और रोजमर्रा के काम करवाना है। चलिए, गति प्रदान करने वाले इसी उपांगी कंकाल का विस्तृत विश्लेषण अगली स्लाइड में करते हैं। विद्यार्थियों, देखिए, इस 3D कंकाल के विजुअल में हाथ और पैरों की हड्डियां एक एक करके चमक रही हैं। हाथों और पैरों में कुल 60 हड्डियां होती हैं।
बिल्कुल। हाथों से शुरू करें तो कंधे से कूहनी तक ह्यूमरस 1, कूहनी से कलाई तक रेडियस 1 और अल्ना 1, कलाई में कार्पल 8, हथेली में मेटाकार्पल 5 और उंगलियों में फैलेंजुस 14। इसी तरह पैरों में जांग में फीमर 1, घुटने में पटेला 1, घुटने से नीचे टिबिया 1 और फिबुला 1, टखने में टार्सल 7, तलवे में मेटाटार्सल 5 और उंगलियों में फैलेंजिस 14। बाकी 6 हड्डियां इन्हें शरीर से जोड़ती हैं। जी, पेल्विक, क्लेविकल और स्कैपुला। यहाँ हड्डियों की संख्या को लेकर एक बहुत ही सूक्ष्म सवाल बनता है, जो हमारा एग्जाम अलर्ट है। हाथ की कलाई और पैर के टखने में हड्डियों की संख्या में क्या अंतर है और इसके पीछे का शारीरिक संतुलन कैसे काम करता है? अगर हम ध्यान दें तो हाथ की कलाई में 8 हड्डियां हैं, जबकि पैर के टखने में 7 ही हैं। एक हड्डी कहाँ गई? यही प्रकृति का शानदार संतुलन है। जो एक हड्डी टखने में कम हुई है, वो घुटने के पास जाकर पटेला या घुटने की कटोरी बन जाती है। इस तरह हाथ और पैर दोनों में हड्डियों की कुल संख्या का संतुलन बिल्कुल बराबर बना रहता है। हड्डियों के इस शानदार ढांचे के बाद अब हम उस तंत्र पर चलते हैं जो पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी पाचन तंत्र। अगली स्लाइड में मानव पाचन तंत्र का एक 3D मॉडल है, जिसमें भोजन के मार्ग को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। हाँ, आहार नाल जो 32 फीट लंबी होती है और पाचक ग्रंथि। आहार नाल का क्रम मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है। पाचक ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत में जाके पूर्ण हो जाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। आम धारणा और विज्ञान के बीच यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम अलर्ट कि मानव शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया अंततः कहाँ पूरी होती है, और जब बड़ी आंत पाचन नहीं करती तो उसका मुख्य कार्य क्या है? आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि हमारा सारा खाना पेट या बड़ी आंत में ही पचता है। विज्ञान इसी भ्रम को दूर करता है। आमाशय तो बस एक मिक्सर की तरह है। भोजन का पूरी तरह से पचना छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। जब तक भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, तब तक उसमें से सारे पोषक तत्व निकाले जा चुके होते हैं। तो बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत का काम केवल बचे हुए कचरे से सारा पानी सोख लेना है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। चलिए इसी पाचन प्रक्रिया के अगले चरण यानी अमाशय की स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस 3D अमाशय के चित्र में इसके 3 अलग अलग हिस्सों को काटकर दिखाया गया है। पहला है कार्डियक, ये ऊपरी भाग है जहां से HCl निकलता है। ये कीटाणुनाशक होता है। जी। दूसरा है फंडिक, ये मध्य भाग है जहां रूजी नामक कांटेनुमा रचना होती है। भूखे रहने पर यह चुपती है। और तीसरा है पाइलोरिक, ये निचला भाग है जहां जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यहाँ अमाशय के मध्य भाग की संरचना पर एक दिलचस्प एग्जाम अलर्ट बनता है। रूजी नामक इस कांटेनुमा संरचना का पाचन तंत्र में दोहरा कार्य क्या है? सामान्य भाषा में जब हम कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या ये रूजी ही चुभ रही होती हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। इसका पहला कार्य है पेट के अंदर एक खुरदुरी सतह बनाना, जिससे भोजन तुरंत फिसलकर आगे न चला जाए और पेट में रुककर एंजाइम के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। और दूसरा कार्य? जब पेट खाली होता है तो ये रूजी सिकुड़कर कांटे की तरह तन जाती हैं, जो हमें भूख का दर्द महसूस कराती हैं। विद्यार्थियों, इस 3D विजुअल में अमाशय, पित्ताशय और अग्नाशय आपस में ग्रहणी या डुओडेनम के माध्यम से कैसे जुड़े हैं, ये दिखाया गया है। यहाँ पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। हाँ, सबसे खास बात यहाँ ग्रहणी में पाचन के लिए खुद के एंजाइम नहीं होते, बल्कि 2 हार्मोन होते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन। अग्नाशय से 3 प्रमुख एंजाइम निकलते हैं, लाइपेस, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। यहाँ पाचन तंत्र के रासायनिक संचार का बेहतरीन उदाहरण है। एग्जाम अलर्ट ये है कि जब ग्रहणी में अपने खुद के एंजाइम होते ही नहीं है, तो वो पाचन का इतना बड़ा काम कैसे करवाती है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ग्रहणी किसी मैनेजर की तरह काम कर रही है, जो दूसरों से काम करवाता है। ये एक बहुत सटीक उपमा है। ग्रहणी के पास पाचन करने के औजार नहीं है, लेकिन उसके हार्मोन एक संचार प्रणाली की तरह काम करते हैं। जैसे ही भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, ये हार्मोन तुरंत पित्ताशय और अग्नाशय को संदेश भेजते हैं कि एंजाइम और पित्त भेजो। इसी संचार के बाद पाचन का जो अंतिम चरण होता है, उसके लिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों,
इस स्लाइड में आइलियम को दिखाया गया है, जहां विलाई की उंगली जैसी 3D संरचनाएं भोजन को सोखने की प्रक्रिया दिखा रही हैं। यहाँ कई एंजाइम काम करते हैं। जी, इरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज आदि। विलाई का मुख्य कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण है। विद्यार्थियों के लिए एक नोट है कि भारी भोजन के बाद नींद आने का कारण रक्त का प्रवाह मस्तिष्क से पेट की ओर बढ़ना है। विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने वाला रोचक एग्जाम अलर्ट है कि भारी भोजन करने के तुरंत बाद इंसान को अक्सर सुस्ती या नींद क्यों आने लगती है। ये तो हम सभी ने भारी दावत खाने के बाद महसूस किया होगा। इसका सीधा संबंध शरीर में ऊर्जा और रक्त के वितरण से है। पाचन एक बहुत भारी काम है। जब पेट फुल होता है तो शरीर दिमाग से रक्त का प्रवाह कम करके उसे पेट की मांसपेशियों की ओर मोड़ देता है। दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह हल्का सा कम होने के कारण ही नींद का एहसास होता है। छोटी आंत से पचे हुए भोजन का कचरा अब बड़ी आंत में जाता है। आइए इस अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस 3D संरचना में बड़ी आंत को दर्शाया गया है, जिसके निचले हिस्से में अपेंडिक्स लटकी हुई है। यहाँ केवल जल अवशोषण होता है। बिल्कुल। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। जानवरों में ये सेल्यूलोज पचाता है, लेकिन मनुष्यों में इसका कोई काम नहीं है। बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में जल अवशोषण होता है और मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। विकासवाद के दृष्टिकोण से एग्जाम अलर्ट का सवाल है कि यदि मानव शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है तो मनुष्यों में ये अवशेषी कैसे बन गया। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज कच्ची घास और पत्तियां खाते थे, तब ये सक्रिय रहा होगा। बिल्कुल। उस समय अपेंडिक्स बहुत सक्रिय था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कड़े सेल्यूलोज को तोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों ने पका हुआ भोजन खाना शुरू किया, सेल्यूलोज को पचाने की जरूरत खत्म हो गई और ये सिकुड़कर अवशेषी अंग बन गया। चलिए, इसी के साथ आज के इस अध्ययन की अंतिम स्लाइड पर आते हैं। स्क्रीन पर पोषण के ये 5 चरण 3D सीढ़ियों की तरह नीचे की ओर जा रहे हैं। विज्ञान की भाषा में पाचन दरअसल एक जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस क्रिया है। इसके 5 मुख्य चरण हैं। जी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। अंतिम कंसेप्चुअल एग्जाम अलर्ट विद्यार्थियों के लिए है कि भोजन निगलने से लेकर ऊर्जा बनने तक की इस रासायनिक प्रक्रिया को जल अपघटन क्यों कहा जाता है। इसका जवाब तो नाम में ही है। हाँ, हमारे शरीर में एंजाइम अकेले काम नहीं कर सकते। उन्हें जटिल अणुओं को तोड़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसीलिए पाचन मूल रूप से पानी की उपस्थिति में भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हमने एक सूक्ष्म कोशिका से शुरुआत की थी। वहां से हमने कंकाल तंत्र की मजबूती को देखा और अंत में पाचन तंत्र का एक त्वरित सफर तय किया। निस्संदेह ये एक अद्भुत यात्रा रही। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे तथ्य बेहद अहम हैं। और जाते जाते मैं सभी सीखने वालों के लिए एक गहरा वैचारिक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। वो विचारणीय प्रश्न क्या है? आज हमने देखा कि कोशिकाएं और शरीर के तंत्र आपस में कितनी परिपूर्णता से संवाद करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी आनुवंशिक बदलाव के कारण मानव शरीर की यह आंतरिक संचार प्रणाली पूरी तरह ठप हो जाए तो मानव शरीर के अस्तित्व का भविष्य क्या होगा? क्या शरीर स्वयं को फिर से प्रोग्राम कर पाएगा या ये जीवन का अंत होगा? विद्यार्थियों को इस पर विचार करना चाहिए। क्या अद्भुत सवाल है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।